वेलकम डियर रॉकर्स। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड में आपने देखा कि सम्राट विज़ी टारगारियन ने एक बेटे के लिए कितनी कोशिशें की। उसकी वजह से उसकी पत्नी एमा को कितनी वेदना हुई। एक बेटे के लालच में वो अपनी पत्नी का पेट काटकर अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए राजी हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा भी पैदा होते ही मर गया। अब इस साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बनेगा, इसका फैसला होने से पहले ही उसका छोटा भाई डेमन खुद को सम्राट बताने लगता है और इस बात से परेशान होकर विज़ी डेमन को देश निकाला दे देता है। और फिर सम्राट की आज्ञा के कारण डेमन अपने ड्रैगन पर अपनी प्रेमिका को लेकर देश से बाहर चला जाता है और आखिर में विज़ी अपनी इकलौती बेटी रह्यनरा को साम्राज्य का अगला वारिस घोषित करता है। अब चलिए हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि सिंहासन के इस मुकाबले में आगे क्या क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत रह्यनरा को वारिस घोषित करने के 6 महीने बाद होती है। कॉर्लिस को जिस बात का डर था वही हुआ। स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स अब वेलेरियन के शिप पर हमला करके उनको लूटने लगे थे। इतना ही नहीं, पायरेट्स ने कॉर्लिस के आदमियों को मारकर उनको केकड़ों का खाना बना दिया है। तब किंग्स लैंडिंग में मंत्री सभा मिलती है। सम्राट के किंग्स गार्ड का चीफ सर रेहम ब्रैडविन मर चुका है और इस वजह से सर हार्लोड वेस्टलिंग को ही किंग्स गार्ड का चीफ बना दिया जाता है। अब इतने दिन हार्लोड वेस्टलिंग रह्यनरा की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन अब उसको चीफ बना दिया गया है, इसलिए अब रह्यनरा की सुरक्षा किसी और को सौंपना चाहते हैं। तब कॉर्लिस बहुत ही गुस्से में सभा में प्रवेश करता है और बताता है कि अब तक हमारे 4 बड़े शिप्स को पायरेट्स ने हत्या लिया है। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें इस तरह बढ़ावा मत दो, लेकिन मेरी बात सम्राट ने सुनी कहाँ। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। जरा शांत हो जाओ कॉर्लिस। सम्राट, मैं तो शांति रहूंगा, लेकिन मेरे 4 शिप जो लुट गए हैं और उनमें जो मेरे आदमी फंस गए हैं, उन्हें आप क्या जवाब देने वाले हैं? तुम्हारे शिप और उनमें जो माल था उनके लिए सरकार तुम्हें मुआवजा देगी, और रही आदमियों की बात, उन्हें और उनके परिवार वालों को भी मुआवजा मिल जाएगा। अरे आपके मुआवजे से कुछ नहीं होने वाला। हमें तुरंत स्टेपस्टोन्स पर हमला करके उन पायरेट्स को जलाकर राख कर देना होगा। मेरी दुविधा को समझो कॉर्लिस, मैं फ्री सिटीज पर हमला नहीं कर सकता। अरे सम्राट, पायरेट्स फ्री सिटीज से नहीं है। वो तो ठीक है कॉर्लिस, लेकिन इन पायरेट्स को फ्री सिटीज सपोर्ट कर रहा है। अरे सम्राट, ठीक तो कहते हैं कॉर्लिस। अगर हमने पायरेट्स पर हमला कर दिया तो फ्री सिटीज का साथ खो बैठेंगे, इस वजह से हमको बहुत ही नुकसान होगा। और फिर मास्टर ऑफ कॉइन की बात सुनकर कॉर्लिस गुस्से में अपने दांत पीसता हुआ मास्टर ऑफ कॉइन के पास आता है। उसका गुस्सा देखकर मास्टर ऑफ कॉइन घबरा जाता है। तब कॉर्लिस कहता है कि अगर अब भी चुप बैठे रहेंगे तो पायरेट्स हम पर भी हमला कर देंगे। वैसे भी 6 महीने पहले डेमन अपनी सिटी वॉच के सैनिकों के साथ जाकर ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर चुका है, लेकिन हमारे सम्राट तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपनी जबान संभालो कॉर्लिस। सम्राट के पास बैठने से तुम खुद को सम्राट समझ बैठे। ओटो को ये बात सुनकर कॉर्लिस उसको भी घूरता है। अब विज़ी कहता है कि कॉर्लिस, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मैंने पहले से वोलांटिस के पेंटो सिटी के लिए 10 आदमी भेज दिए हैं। अगर वो लोग भी हमारी तरह पायरेट से परेशान हैं तो हम तुरंत स्टेपस्टोन्स पर हमला कर देंगे। हमारी सेना हमेशा ही इसके लिए तैयार है। अब इतने में रह्यनरा कहती है कि हमारे पास ड्रैगन और उनके सारथी भी हैं, सेना के साथ हम भी जाएंगे। और सभा में बैठे लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये उतना आसान नहीं है रह्यनरा। अब कॉर्लिस मजाक में कहता है कि सम्राट से अच्छा प्लान तो रह्यनरा के पास है। और तब ओटो सम्राट से कहता है कि आप रह्यनरा को कोई और जरूरी काम दे दीजिए। अब विज़ी रह्यनरा को अपनी सुरक्षा के लिए नया किंग्स गार्ड चुनने को कहता है और फिर रह्यनरा उदास हो जाती है, क्योंकि वारिस घोषित होने के बाद भी मंत्री सभा में उसकी कोई इज्जत नहीं है। वह हार्लोड वेस्टलिंग के साथ चली जाती है और ये लोग जिस वोलांटी सिटी की बात कर रहे हैं वो दरअसल 9 फ्री सिटीज में से एक है, जो वेलेरिया राज्य की मिटने के बाद एजोस में बनी थी। ये सिटी रोहान नदी के किनारे पर है और उस नदी के बीच एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर एक बड़ी सिटी बनाई गई है। वहाँ रह्यनरा अपना किंग्स गार्ड चुनने में लगी होती है, क्योंकि उसका कद छोटा होता है तो वो स्टूल पर चढ़कर उन वीरों को देखने लगती है। वहाँ कई वंशज के नाइट्स आए होते हैं। हार्लोड हर वीर की काबिलियत के बारे में रह्यनरा को बताता है। तब ओटो वहाँ आता है और रह्यनरा को सिखाता है कि नाइट से किस तरीके से बात करनी चाहिए। रह्यनरा उससे पूछती है कि इनमें से किसको युद्ध भूमि में लड़ने का अनुभव है, तो हार्लोड वेस्टलिंग बताते हैं कि यह अनुभव तो क्रिस्टिन कोल को है। ये वही है जिसने डेमन को हराकर रह्यनरा से माला ली थी। तो आप किस युद्ध में लड़े थे क्रिस्टिन कोल? जी प्रिंसेस, मैंने डॉर्निस मार्च में डॉर्निस सेना से लड़ाई की थी। उस युद्ध में जीतने के बाद ही मुझे सर टाइटल दिया गया था। अब इस बात से इम्प्रेस होकर रह्यनरा क्रिस्टिन कोल को अपना किंग्स गार्ड बना लेती है। इतने में ओटो कहता है कि क्रिस्टिन कोल एक बेहतरीन वीर जरूर है, लेकिन मेलेस्टर जैसे नामी वंश के वीर भी यहाँ पर हैं। अगर उनमें से किसी को आप चुन ले तो हमें उनके वंश का सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। नहीं 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 ओटो, वे नामी वंश के हो सकते हैं, लेकिन युद्ध का अनुभव उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। एक किंग्स गार्ड को युद्ध का अनुभव होना जरूरी है। रह्यनरा की बात सुनकर ओटो के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता।
इस दृश्य को रहनीज अपनी बालकनी से देख रही होती है। यहाँ सम्राट वेल्डिया का मॉडल एल्सन को दिखाकर वेल्डिया की खूबियां उसको बताने लगता है। वो उस मॉडल की काफी प्रशंसा करता है और तब विजलिस कहता है कि इसे मैंने नहीं बनाया बल्कि शिल्पकारों ने इसको बनाया है। मैंने तो सिर्फ इतिहास को पढ़कर उसमें कुछ सुझाव दिए थे कि वेल्डिया कैसी दिखती है। सम्राट, क्या आप सोचते हैं कि वेस्टेरोस भी एक दिन वेल्डिया जैसा बन सकेगा? वेल्डिया में कई 100 ड्रैगन्स हुआ करते थे, वैसी सिटी हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। तभी उसके हाथ से ड्रैगन का पुतला नीचे गिरकर टूट जाता है। वो उसे उठाकर एल्सन को देता है और दोनों की नजरें मिलती है। सम्राट तुरंत बात को बदलकर पूछता है कि रहना कैसी है। जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। तो वो कहती है कि मैं भी ऐसी थी जब मेरी माँ मर गई थी, आप उससे अक्सर बातें किया कीजिए, फिर वो ठीक हो जाएगी। एल्सन, क्या तुम मेरे और अपने बीच की बातें उसको बताती हो? मुझे लगता है कि वो कुछ बातें समझ नहीं सकती। अब एल्सन बताती है कि वो इस बारे में रहना को कुछ भी नहीं बताती। फिर एल्सन रहना के पास जाती है। रहना कहती है कि मेरी माँ को गुजरे हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन ये लोग मेरे पिताजी की दूसरी शादी करवाकर नया वारिस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो उन लोगों ने मुझको मंत्री सभा से बाहर भेज दिया और न जाने मेरी पीठ के पीछे क्या क्या प्लान कर रहे हैं। मंत्रियों की बात तो छोड़ो रहना, तुम खुद से पूछो, अगर तुम्हारे पिता दूसरी शादी कर लेते हैं तो तुम क्या करोगी? रहना को कुछ नहीं सोचता और तब एल्सन कहती है कि तुम्हारे पिता को तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपना वारिस चुना है। ऐसा नहीं है एल्सन, वो डेमन चाचा को वारिस नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे वारिस घोषित कर दिया। अब एल्सन उसका जवाब नहीं देती और वहाँ कैंडल जलाकर कहती है कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे पास ही है, तुम भी ऐसा करके देखो। रहना भी कैंडल जलाकर देखती है और अपने हालात को सोचकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता मुझे सिर्फ एक लड़की न समझकर मेरी काबिलियत को देखें। अब दूसरी ओर सम्राट कॉर्डिस और रहनीस से अकेले में बात करता है। आज मंत्री सभा में बहस कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हमारा परिवार और वंश हमेशा एकजुट होकर रहेंगे। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी दीदी से बहुत लगाव है। तो वो भी कहता है कि मुझे भी माफ कर दीजिए सम्राट, सभा में आज मैं कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल गया। आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था। कॉर्डिस, तुम्हारे शिप्स हमारे साम्राज्य के लिए वरदान है, लेकिन सम्राट होने के नाते मेरा फर्ज है कि युद्ध को बढ़ावा न दूं। मैं भी युद्ध नहीं चाहता सम्राट, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुलकर बातें करना चाहता हूँ। जरूर कॉर्लिस, जरूर। कॉर्लिस कहता है कि हमारे इतिहास में पहली बार एक लड़की इस सिंहासन की वारिस बनाई गई है। आपके भाई डेमन ने ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर लिया है और उसको किसी ने नहीं रोका। अब हमारे शिप्स रूट्स पर पायरेट कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और ऐसे कई कारणों से हमारा साम्राज्य अब अपनी ताकत खो रहा है और इस बात की खबर दुश्मनों को भी जरूर होगी। तो क्या हमें स्टेप स्टोन्स पर आक्रमण नहीं करना चाहिए? मेरा मतलब यह है सम्राट कि हमें अपनी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए। हमारा परिवार ही वेल्डिया के आखिरी राजवंशज है। अगर आपके ड्रैगन्स की ताकत और मेरी नेवी की ताकत एक हो जाए तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। हमारे इस रिश्ते और ताकत को बनाए रखने के लिए मेरा एक सुझाव है, आप मेरी बेटी लियाना से शादी कर लें। ये तुम क्या कह रहे हो कॉर्लिस? दूसरी शादी के बारे में मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकता। अब रहनीस कहती है कि बाद में ही सही, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि इस साम्राज्य को एक रानी की जरूरत तो है ही, और लियाना से ज्यादा काबिल रानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सम्राट इसका कोई जवाब नहीं देता। लियाना और कोई नहीं, इन दोनों की 12 साल की छोटी बच्ची है जो पहले एपिसोड में तालियां बजाकर मैदान में मुकाबले को देख रही थी। देख लिया दोस्तों आपने कि सिंहासन और राजवंश की ताकत बनाए रखने के लिए ये दोनों कैसी कैसी हरकतें पर उतर आए हैं। फिर उस रात विजडीस और रहनरा साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहुत देर की खामोशी के बाद रहनरा बात शुरू करती है। माँ के जाने के बाद हम दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाए। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और इस तरह पहली बार बाप बेटी एमा के बारे में बात कर रहे होते हैं। रहनरा बताती है कि उसने क्रिस्टिन कोल को अपना किंग्सगार्ड चुन लिया है और सम्राट भी उसके चुनाव से खुश होते हैं। पिताजी, आज मंत्री सभा में जो सुझाव दिया था उसके बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ मत कहो रहनरा, तुम अभी बच्ची हो। और फिर ये सुनकर रहनरा एक बार फिर परेशान हो जाती है। अब ग्रेट मास्टर आकर सम्राट की उंगली पर मरहम लगा रहा होता है क्योंकि इस सिंहासन ने फिर सम्राट को घायल कर दिया था। यह घाव तब लगा जब उसने डेमन को देश निकाला दे दिया था। इस घाव से सम्राट की उंगली पूरी तरह से सड़ने लगी थी और ग्रेट मास्टर एक कटोरी में कुछ कीड़े लेकर आता है और उसमें सम्राट को अपनी उंगली डुबाने को कहता है। सम्राट, ये आपके घाव पर लगे कीटाणुओं को खा जाएंगे और इस तरह उंगली के पुराने सेल्स नष्ट होकर नए सेल्स पैदा होंगे, फिर आपकी उंगली जल्दी ठीक हो जाएगी। तब सम्राट ग्रेट मास्टर को कॉर्लिस और रहनीस के प्रपोजल के बारे में बताता है। अब ओटो एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो खुद अपनी बेटी को साम्राज्य की रानी बनाने के सपने देख रहा था। इसीलिए वो सम्राट को दिलासा देने के बहाने अपनी बेटी एल्सन को उसके पास भेजता रहा। वो कहता है कि इस विषय में जल्दबाजी मत कीजिए सम्राट, लियाना बहुत ही छोटी बच्ची है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि लेकिन अगर आप दोनों के परिवार मिल गए तो साम्राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी
और ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर ओटो भी उससे सहमत होता है और कहता है कि इस बारे में रहनेरा की राय भी बहुत जरूरी है। इस साम्राज्य की भलाई के लिए शादी कर लेना आपका कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए आप अपनी बेटी का दिल मत दुखाइए। ये मेरी आपसे पर्सनल विनती है, लेकिन फैसला तो आपको ही करना है महाराज। अब अगले दिन कॉर्लिस अपनी बेटी लियाना को सम्राट के पास भेजता है। वो सम्राट से ड्रैगन की बातें करती है। जब एक ड्रैगन का सारथी मर जाता है तो वो अपने लिए दूसरा सारथी चुनता है। वैसे ही एगन के ड्रैगन बेल्डियन ने एगन की मौत के बाद उसके बेटे मेगार को चुना, फिर उसके बाद एगन की पोती आर्या को और उसके बाद विजडेस को अपना सारथी चुना था। लेकिन तब तक बेलेरियन बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और 2 साल के अंदर मर गया। बेलेरियन के मरने के बाद विजडेस किसी दूसरे ड्रैगन के साथ कनेक्ट नहीं हो सका। ऐसा करीबी रिश्ता इंसानों के बीच भी नजर आता है, लेकिन वेंजिया का ड्रैगन अभी भी जिंदा है ना। तो सम्राट कहता है कि हाँ लियाना, क्या वो इतना बड़ा हो गया कि पिट उसके लिए छोटा पड़ रहा है। वो कहती है कि सब कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है। अच्छा, तो इस वक्त तो कहाँ है? मैंने सुना है कि वो नायरोसी के किनारे नजर आया था और जिन लोगों ने उसको देखा था उन्होंने बताया कि वो ड्रैगन बहुत दुखी था। हाँ लियाना, कभी कभी अकेलापन इंसानों को ही नहीं ड्रैगन्स को भी दुखी कर लेता है। अब लियाना कहती है कि आपसे शादी करना मेरा सौभाग्य है सम्राट। हमारी शादी से वेलिया के आखिरी 2 राजवंश एक हो जाएंगे। मैं आपको शुद्ध वेलियन खून का वारिस दे सकूंगी। इससे हमारा साम्राज्य और ताकतवर हो जाएगा। और सम्राट कहीं न कहीं उसकी चाल समझ लेता है। वो कहता है, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको ये सब सिखा कर भेजा है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया लियाना? उन्होंने मुझे बताया कि 14 साल की उम्र तक मैं आपको कोई वारिस नहीं दे सकती। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? और छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विजडेस बिल्कुल ही चौंक जाता है। दूर से रहनरा इसको देख रही होती है और उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो जाने लगती है। तब रहनीस उससे पूछती है कि ये सब देखकर तुम परेशान हो ना? रहनरा कहती है कि मेरे पिताजी सम्राट हैं, इसलिए उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए शादी करनी पड़ रही है। लेकिन आप तो लियाना की माँ है, क्या आपको इससे कोई परेशानी नहीं है? अरे परेशानी तो है रहनरा, लेकिन ये सदियों से चली आ रही प्रथा है। मेरी बेटी से नहीं तो किसी और लड़की से सम्राट शादी तो जरूर करेंगे। फिर उनका एक ना एक बेटा तो जरूर होगा जो बड़ा होकर सिंहासन पर जरूर बैठेगा। अगर किसी और वंश की लड़की उनकी पत्नी बन गई तो फिर इस साम्राज्य में तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं होगा। रहनेरा कहती है कि जब मैं रानी बन जाऊंगी तो मैं इन सारी प्रथाओं और नियमों को बदल दूंगी। अच्छा रहनेरा, मैं भी कभी ये सपना देखा करती थी, लेकिन प्रशासकों की सभा ने मेरी बात को सुना ही नहीं। इस पर रहनेरा कहती है कि आप भले ही नाम की रानी बनकर रह गई, लेकिन मुझे मंत्री सभा के सामने रानी घोषित किया गया है और मंत्रियों ने मेरे आगे घुटने भी टेके हुए हैं और उन्होंने शपथ भी ली थी। रहनेरा, क्या तुम्हें लगता है कि वो आखिर तक अपना शपथ निभाएंगे? एक लड़की को साम्राज्य सौंपने से पहले, और ये बात तुम्हारे पिता भी अच्छे से जानते हैं। दूसरी ओर एल्सन को दिखाते हैं तो एल्सन सम्राट से मिलने आती है। सम्राट बताता है कि मंत्री सभा में मेरी दूसरी शादी की बातें चलने लगी हैं। हाँ सम्राट, इस देश की जनता को एक रानी की जरूरत तो है, तो फिर उन्होंने किस रानी बनाने का फैसला किया है? तब सम्राट लियाना का जिक्र करता है तो एल्सन कहती है कि मेरी तरह वो भी आपको पसंद करती है, और ये कहकर वो गुस्से में अपनी उंगलियां नोचने लगती है। एल्सन को उसके पिता ओटो ने ही सम्राट के पास भेजा था, लेकिन वो खुद भी एक रानी बनने के सपने देख रही थी, पर अब उसके सपने पर पानी फिर गया है और गुस्से में वो अपनी उंगलियां नोचने लगती है और उससे खून निकलने लगता है। फिर वो सम्राट को एक भेंट देती है। उसमें ड्रैगन का एक छोटा पुतला होता है जिसे एक बार सम्राट ने नीचे गिरा दिया था, और उसको देखकर सम्राट बहुत ही खुश होता है। तब ओटो दरवाजा खटखटाकर तुरंत अंदर आता है और कहता है कि हमें तुरंत मंत्री सभा बुलानी पड़ेगी। सम्राट पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई? वो तो मैं वहीं बताऊंगा। तब वह ड्रैगन पिट से ड्रैगन्स का केयरटेकर आता है और कहता है कि ड्रैगन पिट से ड्रैगन का एक अंडा चोरी हो गया है। 50 गार्ड्स के रहते वो अंडा चोरी हो गया है। सम्राट, दरअसल आपके भाई डेमन वहाँ आए थे। और ओटो कहता है कि डेमन एक मैसेज छोड़कर गया है। ग्रैंड मास्टर उस मैसेज को खोलकर पढ़ता है जिसमें डेमन ने खुद को ड्रैगन स्टोन का प्रिंस और सिंहासन का असली वारिस बताया होता है। दरअसल उसने वेल्डियन वंश के रिवाज के अनुसार अपनी प्रेमिका माइसेरिया से दूसरी शादी करने का फैसला किया था और वो माइसेरिया को ड्रैगन स्टोन की रानी बनाने वाला था। इतना ही नहीं, माइसेरिया अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए रिवाज के अनुसार उसे अपने बच्चे के लिए एक ड्रैगन की जरूरत थी, इसीलिए उसने ड्रैगन पिट से एक अंडा चुरा लिया है। इतना ही नहीं, उसने अपनी शादी में सम्राट को स्पेशल गेस्ट के तौर पर निमंत्रण भी दिया होता है। लेकिन माइसेरिया है कौन? अब तक उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसे अपनी रानी बनाकर डेमन राजद्रोह करने वाला है। मुझे तो लगता है कि मेरा भाई मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रहा है। सिर्फ वही नहीं सम्राट, ये पूरा साम्राज्य आपको देख रहा है और सोच रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। सम्राट कहता है कि अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। डेमन किसका अंडा लेकर गया है? तो उसको पता चलता है कि वो रहनीस के ड्रैगन ड्रीम फायर का अंडा लेके गया होता है। तो वो कहते हैं कि सम्राट, वो रहनीस के ड्रैगन ड्रीम फायर का अंडा लेके गया है। उस अंडे को हमने आपके बेटे के लिए रखा था। ओटो,
तुरंत सेना तैयार करो, मैं खुद ड्रैगन स्टोन जाकर डेमन को यहाँ खींच कर लेके आऊंगा। माफ करना सम्राट, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब डेमन पहले जैसा नहीं है, इसलिए आपको वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं खुद ड्रैगन स्टोन चला जाऊंगा। अब एल्सन ओटो को कवच पहनाकर तैयार करती है। तब उसकी उंगलियां देखकर ओटो पूछता है कि तुम इस तरह खुद को क्यों घायल करती हो, और एल्सन कुछ नहीं कहती। बेटी, आज रात तुम सम्राट से मिलने जा रही हो, ठीक है? पिताजी अगर आप कहेंगे तो जाऊंगी। और तब क्रिस्टियन कोल वहां पर आता है और कहता है, मैंने अपने सबसे श्रेष्ठ वीरों को तैयार करके रखा हुआ है। सर हार्लोड भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्रिस्टियन कोल, तुम अपने किंग्स हैंड का ख्याल रखना। ये कहकर एल्सन चली जाती है। अब सब तैयार होकर ड्रैगन स्टोन के किले तक पहुंच जाते हैं। तब वहाँ डेमन ड्रैगन का अंडा लेकर आता है और कहता है, ओटो, ड्रैगन स्टोन में आपका स्वागत है। डेमन, इस आइलैंड पर अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा। चुपचाप ड्रैगन का अंडा वापस कर दो और अपनी उस प्रेमिका को यहाँ से भगा दो। ये सम्राट का हुक्म है। लेकिन आपका सम्राट है कौन, कहाँ है? इतनी छोटी सी बात के लिए सम्राट नहीं आ सकते। ये भी ठीक है, लेकिन ये नौजवान कौन है? मेरा नाम क्रिस्टियन कोल है, प्रिंस डेमन। ओह, माफ करना क्रिस्टियन कोल, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है? मुकाबले में आप मुझसे तो हारे थे और इतनी जल्दी भूल गए। ओहो, मजाक तो तुम अच्छा कर लेते हो क्रिस्टियन कोल। हमें पता है डेमन कि तुम सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी परंपरा निभा रहा हूँ। तो ये कैसी परंपरा है? ये परंपरा सिर्फ पत्नी से होने वाले बच्चों के लिए है, ना कि तुम्हारी प्रेमिका के बचने के लिए, जिसका वंश कोई नहीं जानता। अरे तो क्या हुआ, वो मेरी होने वाली पत्नी है। ये सुनकर तो मायसीरिया भी चौंक जाती है कि मैं और उसकी पत्नी, और अब उनकी भी ऐसी बहस में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। अब इस पर ओटो अपनी तलवार निकालता है तो डेमन भी अपनी डार्क सिस्टर से बनी तलवार निकालता है और तब क्रैक्सिस दहाड़ कर बाहर आता है। ओटो कहता है कि सब अपनी तलवारें नीचे कर लो और सब उसका कहा मानते हैं। तभी एक और ड्रैगन की आवाज आती है। अब ये कौन है? और तब दिखाते हैं कि रेहेनरा अपने ड्रैगन सारेक्स पर सवार होकर वहां आती है। सारेक्स पर एक राउंड मारकर वो नीचे लैंड होती है। आप यहाँ क्या कर रही है प्रिंसेस? तो वो कहती है कि खून खराबा होने से पहले मैं आप लोगों को रोकने आई हूँ। ओटो क्रिस्टियन कोल से कहता है कि तुम रेहेनरा को यहाँ से सुरक्षित वापस लेके जाओ। इतने में सारेक्स पीछे से दहाड़ने लगती है। रेहेनरा कहती है कि देख लो सारेक्स, ये लोग मुझे सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। और इस तरह इन लोगों का मजाक उड़ाती हुई वो अपने चाचा डेमन के पास जाती है और कहती है, पिताजी ने मुझे ड्रैगन स्टोन की प्रिंसेस घोषित कर दिया है चाचू। दरअसल आप इस वक्त मेरे किले पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। देखो बिटिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब ये राज्य तुम्हें मिल जाएगा। चाचू, आपकी हरकतों से पिताजी बहुत ही दुखी है। बेटी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? शादी करना कोई गुनाह तो नहीं? अरे चाचू, आपकी शादी एक बार हो चुकी है। अरे शादी तो हो चुकी है, लेकिन उस पत्नी को मैंने नहीं चुना था। तुम्हारे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। ओके चाचू, लेकिन आप मेरे छोटे भाई का अंडा क्यों ले आए? अरे मैं ये अंडा अपने बेटे के लिए लाया हूँ। चाचू सच बताइए, क्या आप वाकई बाप बनने वाले हैं? अभी तो नहीं, लेकिन एक न एक दिन मैं बाप जरूर बन जाऊंगा। ये कहकर वो मुड़कर मायसीरिया को देखता है। ओहो, सत्यानाश हुआ इस आदमी का। ऐसा सोचकर मायसीरिया गुस्से में अंदर चली जाती है। अब रेहेनरा ड्रैगन से कहती है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और ये ड्रैगन स्टोन मेरा है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हक छीनकर यहाँ की प्रिंसेस बन गई हूँ, तो बेशक मेरी जान लेकर यहाँ के राजा बन जाइए। मुझसे ये तमाशा और नहीं देखा जाता चाचू। और अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर डेमन का दिल पिघल जाता है और वह तुरंत अंडा रेहेनरा की ओर फेंक कर चला जाता है। अब रेहेनरा खुशी से उस अंडे को ड्रैगन के केयरटेकर के बॉल में डाल देती है। फिर वो इस तरह सब पर नजर घुमाती है कि मानो कह रही हो कि छोटी सी बात के लिए चले आए थे खून खराबा करने। अपना काम पूरा करके रेहेनरा अपने शानदार ड्रैगन साइरेक्स पर सवार होकर उड़ जाती है। अब ओटो एकदम चौंक कर खड़ा रहता है कि यहाँ हो क्या रहा है भाई। यहाँ डेमन सीधे मायसीरिया के पास जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और पूछती है, क्या तुमने सबसे ये कह रखा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ? हाँ डार्लिंग। और तुमने ये भी कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? हाँ हाँ, इसमें कोई शक है क्या? आज नहीं तो कल हमारी शादी जरूर होगी मायसीरिया। एक बात सुनो डेमन, बहुत दिन पहले मैंने वो सब कुछ कर लिया जिससे मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझको सुरक्षित रखोगे। मायसीरिया, ड्रैगन स्टोन बहुत ही सुरक्षित जगह है। अरे सुरक्षित तो है, लेकिन अब तुमने जो काम किया है उसके बाद तो तुम्हारे लोग मुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाल कर मार डालेंगे। नहीं नहीं मायसीरिया, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बचपन से लेकर आज तक मुझे न जाने किस किस के हाथों और कहां कहां भटकना पड़ा, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात से खतरा है? लेकिन वो कहती है, तुम तो एक टरगारियन हो, इसलिए सम्राट से मुकाबला कर सकते हो, लेकिन मैं इतनी ताकतवर वंश की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी धन दौलत, ताकत या तुम्हारे सफेद रेशमी बालों के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी आजादी के लिए तुम्हारे साथ रहती हूँ। अरे तुम्हें किस चीज से आजादी चाहिए मायसीरिया? मुझे डर से आजादी चाहिए। इसके दिल की बात को समझे बिना ही डेमन अपने भाई से लड़ने पर उतर आया था।
और साम्राज्य में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और यहाँ सम्राट एल्सन के दिए हुए ड्रैगन के पुतले को निहारता हुआ सोचता है कि मैं शादी किससे करूं, इससे या उससे। फिर वो मास्टर ऑफ लॉ लियोनेल को बुलाता है और पूछता है कि इस विषय में तुम्हारी क्या सोच है। वो कहता है कि कॉर्लिस के पास बहुत ही ज्यादा नेवल फोर्स है, उसकी बेटी के अंदर टरगारियन खून दौड़ रहा है, ऊपर से वेल्डन भी एक राजवंश है, तो फिर इस शादी में आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे लियोनेल, वो 12 साल की बच्ची है, अभी बच्ची है तो 2 साल बाद बड़ी तो हो जाएगी सम्राट। लियोनेल, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है और इसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। सम्राट की अपनी कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसे हमेशा एक सम्राट का कर्तव्य निभाना चाहिए। फिर सम्राट कहता है लेकिन अगर मैंने कॉर्लिस का रिश्ता ठुकरा दिया तो क्या होगा? होगा क्या सम्राट? वो जरूर बुरा मान जाएगा क्योंकि वो सिंहासन के करीब रहना चाहता है। ऊपर से स्टेप स्टोन्स की मुसीबत की वजह से युद्ध के लक्षण नजर आ रहे हैं और इन हालात में कॉर्लिस को खुश करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि साम्राज्य की आधी से ज्यादा नेवल फोर्स उसी की है। सम्राट कहता है कि अच्छा, तो क्या वो युद्ध काल में हमारा साथ नहीं देगा? अरे मैंने ऐसे कब कहा, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि बेवजह उससे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, इसीलिए आप चुपचाप लियाना से ही शादी कर लीजिए। तब किंग्स गार्ड आकर कहता है कि प्रिंसेस रहनेरा ड्रैगन स्टोन से लौट आई है। ओ, ड्रैगन स्टोन से लौट आई है? लेकिन रहनेरा ड्रैगन स्टोन गई कब थी? तुम तुरंत उसको यहाँ ले आओ। रहनेरा के आते ही वेस्लिस उसको डांटता है कि तुम किंग्स लैंडिंग से बाहर क्यों गई, और वो भी मुझे बिना बताए। तुम मेरी इकलौती वारिस हो, अगर तुमको वहाँ पर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पिताजी जरा बैठकर बातें करते हैं। और अब दोनों बैठते हैं और वेस्लिस उससे फिर पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गई? रहनेरा कहती है कि मैं वहाँ गई इसलिए बिना किसी की जान लिए ड्रैगन का अंडा लेके आ गई हूँ। ओटो तो लड़ने भी उतर आए थे। तुमने ठीक किया बेटी, कभी कभी तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह सिचुएशन को हैंडल कर लेती हो। एमा के बिना ये रेड कीप एकदम सूना लगता है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। पिताजी आपके मुंह से ये सब सुनकर मुझको अच्छा लग रहा है। तुम्हें समझने में मुझे इतने साल लग गए रहनेरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि इस साम्राज्य की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए पिताजी। तुम्हारी माँ की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता और मेरी वारिस हमेशा तुम ही रहोगी, ये मेरा वादा है। वो आगे कहता है लेकिन इकलौती वारिस होने की वजह से हमारे दुश्मन हमें आसानी से हरा सकते हैं, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ रही है। लेकिन आपके दुश्मन कौन है पिताजी? वही लोग जो इस साम्राज्य को कमजोर बनाना चाहते हैं। पिताजी फिर तो आपको वही करना चाहिए जो इस राज्य के लिए ठीक है। अब इनकी बातें खत्म होती है और अब अगले दिन मंत्रिसभा में एल्सन भी होती है और बहुत ही टेंशन में होती है। सम्राट बताता है कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। कॉर्लिस और रहनेरा इस बात से बहुत ही खुश होते हैं और बाकी लोग भी सम्राट के फैसले से खुश होते हैं। इस खुशी के बीच सम्राट ये घोषणा करता है कि वो एल्सन से शादी करने वाला है और अब सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन ओटो बहुत ही खुश होता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। रहनेरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कॉर्लिस तो गुस्से में लाल हो रहा होता है। वो कहता है कि इस राज्य का सबसे शक्तिशाली वंश हमारा वेल्डियन वंश है। लेकिन सम्राट कहता है कि मैं तुम्हारा सम्राट हूँ कॉलरेस, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। और कॉलरेस फिर चुप हो जाता है और ओटो को देखता है। ओटो का चेहरा तो एकदम चमकने लगता है जैसे कि उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। और अब कॉलरेस चिढ़कर सभा छोड़कर बाहर आ जाता है। रहनेरा को भी एल्सन पर गुस्सा आता है कि मेरे साथ मेरी सहेली बनकर रही लेकिन मेरी पीठ पीछे ये काम कर दिया इसने, और गुस्से में वो भी बाहर चली जाती है। फिर कॉलरेस ड्रिफ्ट मार्क जाकर बताता है कि हमारा वेलेरियन वंश टरगारियन वंश से भी पुराना वंश है, लेकिन हम ड्रैगन के सारथी नहीं है। कई सदियों से हमारी पुरखें समुद्र से ही जुड़ी रही। जब मैं ड्रिफ्ट मार्क के सिंहासन पर बैठा था तो अपने वेलेरियन वंश को बहुत ही शक्तिशाली बनाना चाहता था और मैं ऐसा करने में सफल भी हुआ। लेकिन मैं दूसरे वंश जो ऐसा नहीं हूँ। आज तक मैंने जो सफलता पाई है वो मेरी अपनी मेहनत से पाई है। अच्छा, ये जो भी कह रहा है वो ठीक है, लेकिन ये अपना दुखड़ा सुना किसको रहा है? ओ, फिर दिखाते हैं कि वो अपना इतिहास डेमन को सुना रहा होता है। डेमन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों से हमारा हक छीन लिया गया है और हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हमें कभी नहीं दी गई। डेमन चिढ़कर कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता हूँ, और कुछ नया है तो बताओ। अच्छा बताता हूँ, स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स मेरी नाक में दम कर रहे हैं। मैंने सम्राट से बहुत विनती की थी कि वो अपनी सेना भेजकर पायरेट्स को खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कॉर्लिस, मेरा भाई इतना कमजोर इंसान है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसकी सुरक्षा करनी चाहिए तो मुझे उसने देश निकाला दे दिया। फिर भी मैं अपने भाई को बुरा भला कह सकता हूँ, लेकिन तुम मत कहना, समझे? पायरेट्स के पास फ्री सिटीज का सपोर्ट है और फ्री सिटीज के प्रशासक वेस्टर्स को कमजोर बनाना चाहते हैं, और अगर सम्राट ने इस बात पर गौर नहीं किया तो हमारे नेवल फोर्स पर फ्री सिटीज कब्जा कर लेंगे। फिर ना तो टरगारियन वंश बचेगा और ना ही वेल्डेन वंश। तो वो डेमन से कहता है कि अगर तुम स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स को हटाने में मेरी मदद करो तो सभी तुम्हारी काबिलियत को जान लेंगे और इस तरह साम्राज्य में हम दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी। और ये कहकर कॉर्लिस डेमन को कन्विंस करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज का दूसरा एपिसोड खत्म होता है।
अब ये दोनों मिलकर स्टेप स्टोन्स में क्या करेंगे, सम्राट और एल्सन की शादी के बाद एल्सन और रहायनिरा के बीच क्या क्या मनमुटाव होने वाले हैं, इन सवालों का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।